वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 18/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलेंगे आज क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के पास कुल जो है 2300 रुपये है। यदि ए की राशि का 2/5 और बी की राशि का 8/26 के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी के पास जो है कितनी राशि है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए की कुल धनराशि ए है, उसका क्या बोला गया 2/5, कितना 2/5। फिर बोला गया कि बी की राशि का 8/26, तो बी की राशि क्या मान लेते हैं, बी ही मान लेते, उसका कितना 8/26। आपस में क्या है यहाँ पर बराबर है, तो हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए और बी का यूनिट में धनराशि निकल जाएगा। तो हल करेंगे 2 से 8 आपका 4 बार में चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 बार में, इधर से आपका कितने बार में 13 बार में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो ए बाई बी बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 दूनी 10 बटा कितना आ जाएगा 13। यानी कि ए जो है कुल धनराशि कितनी है 10 यूनिट और बी के पास कितनी है 13 यूनिट है। तो दोनों धनराशि का योग कितना है, तो 10 और 13 यानी कि 23 यूनिट का कुल धनराशि है। और रुपये में कितने के बराबर है, तो 2300 रुपये के बराबर है। यानी कि 23 यूनिट के बराबर 2300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है बी की धनराशि, तो बी की धनराशि कितनी थी 13 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये है तो 13 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1300 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये जो है क्या दिया गया उसके आधार की, यानी कि आपके पैरेललोग्राम के आधार की लंबाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो एक तो आपका हो जाता है समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला, एक तो आपका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन दूसरा भी उसका जो है एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है आपका आधार यानी कि बेस इंटू हाइट भी क्या होता है एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है समानांतर चतुर्भुज का। तो ध्यान रखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, बेस यानी कि आधार कितना दिया गया 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है 22, गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा, तो 22 चौक 88 8 88 8 आपका कितना हो जाएगा 96, यानी कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या है टोटल इतना एरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है 8/5 से अधिक और 7/5 से कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका नंबर फ्रैक्शन में दिया गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.3 बचा, तो यानी कि 1 दशमलव कितना आ जाएगा 6। और 7/4 का जो है डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो 1 3 बचा तो 7, फिर आपका कितना बचा 2, तो 4 5 20 यानी कि 1.75 ये माना गया। तो अब कौन से फ्रैक्शन का वैल्यू इसकी और इसके बीच में यानी कि 1.6 और 1.75 के बीच में आएगा, वही हमें बाई ऑप्शन देखना। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो 1/4 है, इसका जो है डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 11 1 8 बचा, तो आपका कितना हो जाएगा 11 से 77, फिर आपका 3 बचा तो 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर वैल्यू लगभग जो है 2 डेसिमल तक यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक कितना आपका मान आ रहा है, तो 1.7 द्वारा जो कि किसके बीच है 1.6 और 1.75 के बिल्कुल ये बीच में दिख रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पर क्या करना है, ये आपकी यहाँ पर दिया गया, इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू आपका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस आपका क्या हो जाता है स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का ये फार्मूला होता है। फिर आगे क्या दिया गया एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं मिडिल टर्म ऑफ स्पीड पर जब आप इसे तोड़ेंगे तो कितना में आपका टूट जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 3 2 5, यानी कि ये आपका क्या होगा एक्स प्लस 3 होंगे और एक्स प्लस 2 होंगे। ये जो ये पूरा है इसे हम लोगों ने मिडिल टर्म ऑफ स्पीड पर ये आपका आ जाएगा कि एक्स प्लस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 का ये वैल्यू होगा। फिर आगे क्या है एक्स पर पावर 4 माइनस 16 है। तो इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरीके से इसे भी तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा पहले ये आपका यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे नीचे वाले सारे लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्या है एक्स माइनस वाई, फिर आपका क्या है एक्स प्लस 3 है, फिर आपका एक्स माइनस 2 है, फिर आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर से एक्स माइनस वाई कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा। फिर आपका क्या है यहाँ पर से एक्स प्लस 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके क्या बच गए, यहाँ पर से आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर से बच गए। फिर आपके क्या बचे एक्स प्लस 2 बचे। फिर आपके क्या बच गया ये आपका क्या है, इसे जो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी जो है क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। और नीचे आपका क्या था, तो नीचे आपका एक्स माइनस 2 था, कितना था एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया। तो अब आपका क्या बच गया यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका क्या हो गया वाई स्क्वायर है। यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 है। तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसे यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने जो है पहले वाले वीडियो में जो है काफ़ी बार बता रखा कि जब इस तरीके से आपका पेयर बने, यानी कि इस तरीके से रहे कि ए माइनस बी बाई ए प्लस बी रहे, फिर आपका प्लस या फिर जो भी रहे यहाँ पर ए प्लस बी फिर ए माइनस बी रहे, तब इसका जो है डायरेक्ट निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये जो है √7 को हम लोगों ने ये माना था, यहाँ पर क्या करेंगे इसे भी मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है 2 ए आपका यहाँ पर कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 प्लस √3 है बी का वैल्यू, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा नीचे में कितना है √7 का स्क्वायर, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 7 3 10 दूनी 20 बटा नीचे कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5। अब क्या करेंगे इसका हल करेंगे। यहाँ पर तो ये हम लोगों ने पहला वाला हल किया, ये दूसरा वाला हल करेंगे। तो इसी पे फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बटा √3 का स्क्वायर तो 3 और माइनस 1। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 1 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटा 2, तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर से आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर से ये 5 है ये 4 है, तो दोनों का योग यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 5 4 9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, वरना आपको पूरा रैशनलाइज करना पड़ेगा जो कि काफ़ी दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर
ट्रेन की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर से जो है अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है तो वह 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाता होगा। अगर वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो वो 1 मिनट में कितना जाता होगा, 1 किलोमीटर, तभी तो वह 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा। यानी कि ये जो 60 किलोमीटर वह 1 घंटा में जाता है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो अगर बिना रुके जाएगा तो 45 किलोमीटर कितना समय में तय कर लेगा। 1 किलोमीटर सॉरी प्रति घंटा नहीं प्रति मिनट। अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट लगाता है तो 45 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगाएगा। यानी कि अगर वो पूरा समय 60 मिनट ले रहा है तो चलने में उसने कितना समय व्यतीत किया, 45 मिनट, लेकिन कुल समय 60 मिनट ले रहा। यानी कि 60 - 45 करेंगे तो कितना समय उन्होंने जो स्टॉपेज किया वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो 60 - 45 आपका कितना हो जाएगा, 15 मिनट उन्होंने क्या किया था, इतने समय का स्टॉपेज रखा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 और 42 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या में इसमें हमें कॉमन क्या दिख रही है, 18 का, इसमें 6 हमें पहले कॉमन दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 और गुना कर देंगे। ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 42 दिया आपका हो जाएगा यहाँ पर से 126। तो ये आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पर से आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब ये छोटी संख्या है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये दोनों संख्या क्या हो रही है, 6 से कट रही है। यानी कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 होगा। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का गुणज यानी कि मल्टीपल चाहिए। तो 126 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 × 36 3, 12 × 6 72 और 3 कितना होगा, 75, यानी कि 726 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका दिया गया है कि a² - b² बाई नीचे आपका क्या दिया गया है, a - b, यानी कि इस तरीके से ये आपका क्या है, a से मान लेते कुछ समय के लिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए मान रहा हूँ, परीक्षा में इस तरीके से आप नहीं करिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ। तो ऊपर क्या इसे b मान लेते हैं। तो ये असल में क्या हो गया, a² - b² बटा नीचे क्या हो गया, a - b। तो a² - b² का फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि a + b × a - b होता है। और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b। तो क्या हो जाएगा, ये a - b है, यहाँ भी a - b है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके क्या बच गए, a + b, यानी कि हमें वैल्यू क्या निकालना है, a + b का। तो a आपका कितना है, 2.7 और b कितना है, 0.8। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 × 7 = 15, यानी कि 3.5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये जो है सारी संख्याएं दी गई है और आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया गया है, तो क्या करेंगे, हल करेंगे। इसे जो है 0.75 है, कितना है, 0.75 रेशियो x है, यानी कि बाई x यहाँ पर करके लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा, 2.5 है, तो बटा 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर से जो है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25 से 75 3 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 24/10। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 को 10 से भाग करेंगे तो आपका डेसिमल में वैल्यू 2.4 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या दिया गया है, सिर्फ आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गोला का। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 πr3। तो ये आयतन का फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। तो r क्यू है, तो क्या करेंगे, 21 का क्यूब। तो 21 × 21
इंटू 21 करेंगे तो 7 या कितना होता है 21, 21 से 21 आपका कट गया, 21 का स्क्वायर तो 441, 22 चौक कितना हो जाएगा 88, यानी कि 441 इंटू क्या करेंगे 88। इकाई अंक क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। इकाई अंक यहाँ 0 है नहीं हो सकता, 0 है नहीं हो सकता, यहाँ भी इकाई अंक 0 है तो नहीं, इकाई अंक एक ही जगह जो कि 8 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर गुना करने पर आपका कितना आएगा, अगर आप यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट से नहीं पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल आयतन आ जाएगा इतना। लेकिन परीक्षाओं में आप हमेशा पहले यूनिट डिजिट एक बार जरूर देख लेंगे एक नज़र में, ताकि जो आपको इतना लंबा गुना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 1 केजी चावल का मूल्य 45 रुपये है तो 15.2 केजी का चावल का मूल्य क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, नहायत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 1 केजी का चावल का मूल्य दिया गया है, इतने केजी का चावल का मूल्य पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं, इसमें क्या कर देंगे 1 केजी का चावल का मूल्य गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 दूनी 90 यानी कि 9, 15 चौक 60, 15 पचे 75 तो 675 और 9 आपका कितना हो जाएगा 684, यानी कि ओवरऑल चावल का मूल्य कितना है 684। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या करना, ये भी आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 80.6 को यानी कि 4030 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हल करेंगे 80.6 यानी कि 80.6 को क्या करना है 40-30 से डिवाइड करना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 और आएगा, इससे काटेंगे 8600 तो यहाँ पर आपका 2 बार में, तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा ये 5 बार में चला जाए, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/50 डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 ये आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 2 क्रमगत धन पूर्णांक जो है एक x है दूसरा x+1 है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो जब 2 संख्या आपस में कोप्राइम हो, जब 2 संख्या आपस में कोप्राइम हो या फिर हमें वह संख्या का निश्चित वैल्यू नहीं पता हो, तब तक उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा x इंटू x+1, यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। यानी कि वास्तविक चाल उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो उसके हिसाब से वास्तविक दूरी पूछी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा टाइम, यानी कि समय निकालना होगा कि वह जो है कितने समय में 30 किलोमीटर अधिक उसने दूरी तय कर ली नई चाल के हिसाब से। तो समय निकालने का मैंने फार्मूला आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितना यहाँ पर दिया गया है 30 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है चाल का अंतर यानी कि वृद्धि कितनी हो जाती है चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि हो जाती है। तो क्या करेंगे कुल दूरी को कुल जो है वृद्धि वाले चाल से डिवाइड कर देंगे तो आपका समय आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर से 5 घंटा आएगा, यानी कि वह जो है नई चाल के हिसाब से 30 किलोमीटर अधिक दूरी जाने में 5 घंटे का समय लेता है। यानी कि अगर हमें वास्तविक दूरी चाहिए तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है टाइम इंटू स्पीड होता है, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो समय कितना लेता है 5 घंटा, कितना समय लेता है 5 घंटा, और वास्तविक जो है दूरी निकालने के लिए वास्तविक चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे तो वास्तविक दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पर से 9 पचे 45 किलोमीटर, ये आपकी वास्तविक दूरी आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है cos 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 15 डिग्री लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे cos यानी कि cos 75 को sin 15 डिग्री बोल सकते। तो sin 15 डिग्री कितना हो जाएगा 2 sin 15 डिग्री होगा।
और मैंने बोला था कल वाले ही वीडियो में बोला था कि साइन 15 डिग्री का फाइनल रिजल्ट वैल्यू याद रखिएगा। मैं बेसिक से भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अगर आप वैल्यू याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना कि क्या हो जाता है आपका ओवरऑल, आपका हो जाता है √3 - 1/2 √2 होता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। तो ये फाइनल रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना दिया गया है 2 इंटू साइन 15 डिग्री को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये आपका जो एक फार्मूला होता है कि साइन फाई माइनस थीटा, माइनस में आपका फाई माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू यहाँ पर तोड़ेंगे उसी तरीके से। तो 2 इंटू क्या करेंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर डिग्री दिया गया उसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 45 का मान कितना हो जाता है आपका 1/√2, कॉस 30 का मान कितना हो जाता है √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान हाफ होता है। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू √3 - 1/2√2 आएगा। तो यहाँ पर से आपका दो चला गया तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 - 1/√2, ये आपका वैल्यू आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इतना आपको जो है परीक्षाओं में करने का ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको बोल चुका हूं कि फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 - 1/2√2 होता है। तो ये डायरेक्ट आप रिजल्ट ये याद रखिएगा। ये रिजल्ट नहीं, सॉरी ये रिजल्ट नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आया था डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखिएगा साइन 15 का। तो यहाँ पर जो है जब अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, साइन 15 का यहाँ पर वैल्यू पुट करते, 2 से गुना करते, 2 से कट जाता है, यानी कि √3 - 1/√2 आपका वैल्यू आ जाता। तो रिजल्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है दिया गया है कि एक त्रिभुज जो है जिसका कोण बी पर समकोण है, तो ए बी 12 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर दिया गया, और आपसे यहाँ पर जो है पहला और दूसरा वाला का इस तरीके से आंसर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से एक तरीके से त्रिभुज है, बी पर क्या है समकोण है, ये जो है बी पर समकोण है, और ए बी जो है कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ पर कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो है काफ़ी बार आपको ट्रिपलेट याद रखने के लिए बोल चुका हूँ कि 12 5 का ट्रिपलेट कितना बनता है 13, यानी कि यहाँ पर कर्ण हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसी की लंबाई कितनी हो गई 13। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पहले वाले का आंसर निकालेंगे। तो पहले वाला का क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू निकालना। तो यानी कि ये एंगल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी कि 5, और हाइपोटेनस जो हमेशा रहता है वही आपका हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 इंटू कॉस ए। तो अगर ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो बेस आपका 12 सेंटीमीटर होगा, और कॉस ए में आपका क्या हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है 12 और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है 13। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 25 60 बटा 13 इंटू 13 आपका 169 होगा। तो पहले वाले का ये आंसर आ गया। अब हमें क्या चाहिए दूसरे वाले का आंसर चाहिए, तो हल करेंगे साइन सी। अब क्या ये एंगल से हमें तुलना करना है, ये एंगल साइन सी से। तो साइन सी ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी कि अबर जो है परपेंडिकुलर लंब कितना हो गया 12 बटा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 इंटू कॉस सी। तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये बेस यानी कि 5 बटा 13 कॉस सी का वैल्यू होगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 बटा 13 इंटू 13 169। तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा 60 बटा 169 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कुर्सी को जो है 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट के कोई वस्तु को कितने यूनिट में बेच दिया गया 1 यूनिट कम यानी कि 9 यूनिट में बेच दिया गया।
तो 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 639 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 963 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 71 रुपया। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 10 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 71 रुपया तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 71 इंटू 10 यानी कि 710 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न में जो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में अगर आप बेसिक से जाएंगे तो ये काफ़ी आपका लंबा समय लगेगा इसका वैल्यू निकालने में। तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतर होगा पुटिंग वैल्यू लगाने में। तो यहाँ पर थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर में सभी जगह θ/2 दिया गया है, तो यहाँ पर जो हम लोग 30 डिग्री से मान नहीं सकते थीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन में, जो कि चेक करने में दिक्कत होगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बेहतर तरीका होगा कि थीटा का क्या मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 60 डिग्री पे वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पर आपका। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस सेक 60 का मान आपका कितना हो जाता है, तो सेक 60 का मान आपका 2 होता है, प्लस tan जो है 60 का मान कितना हो जाता है, √3 बाई आपका कितना हो जाएगा 1, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा √3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 3 + √3 बाई 3 माइनस √3 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा अंदर में √3 + 1 बाई नीचे आपका कितना आ जाएगा √3 - 1 आएगा। तो √3 आपका कट जाएगा, तो कितना बच गया, √3 + 1 √3 - 1 बच गया। तो अब हमें जो है बाई ऑप्शन चेक करना होगा कि किसका वैल्यू इतना आता है। तो क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को एक एक करके क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो θ/2 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना हो जाता है, तो tan 30 का मान आपका हो जाता है 1/√3 होता है। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से √3 - 1 और √3 तो दोनों जगह कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आपका √3 - 1 आ रहा है, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 - 60 का मान कितना है, तो 60 का आधा यहाँ पर 30, तो 30 कितना हो जाएगा, tan 30 का मान आपका हो जाता है 1/√3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 + 1/√3। हल करने पर कितना आ जाएगा, √3 - 1/√3 + 1 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, √3 + 1/√3 - 1 चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या उल्टा, यानी कि ये गलत है। ये यहाँ पर फिर तीसरा ऑप्शन में जब देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कहीं क्या किया गया, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1, ये आपका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन से ये उल्टा कर दिया, तो आंसर भी आपका उल्टा होगा, जो कि इसके बराबर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राम ने जो है 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 1862 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत कितनी हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो 1900 का साइकिल बेचा कितने में, 1862 में, यानी कि कितने में कम में बेचा, तो 38 रुपये कम में बेचा। कुल कितने रुपये पर, तो 1900 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना चला गया, 19 से 38 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि यहाँ पर कितने की हानि हो रही है, तो 2% की हानि हो रही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। अल्फा का यहाँ पर क्या मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर π/6 है, यानी कि 30 डिग्री है। क्या है आपका 30 डिग्री है, तो अल्फा यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 cos, यहाँ पर से 30 - 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, इंटू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा π/3, यानी कि 60 - 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। cos 0 का मान कितना होता है 1 का, sin 30 का मान कितना हो जाता है आपका हाफ। हल करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 2। अब बाई ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसका 2 आता है आपका आंसर। तो यहाँ पर अल्फा क्या करना है, 30 डिग्री पुट करना है। तो 3 - sin अल्फा, यानी कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। हल करने पर कितना आ जाएगा 11/4, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू कितना हो जाएगा
1/4। तो ये आपका यहाँ पर 4 आ रहा, आना चाहिए हमें 2, तो गलत है। इसे चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस साइन का कितना मान है, साइन 30 का मान आपका 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 13/4 आएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन ही, बाकी 3 गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। वैसे आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, तो 3 - 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यहाँ पर 4 से 4 चला गया, 3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यानी कि दोनों मिल खा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 7:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो आयत का यहाँ पर लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल। यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर इसे क्या कर लेते, 7x मान लेते, 4x मान लेते, ताकि आगे कन्फ्यूजन हो। तो लेंथ कितनी है 7x, ब्रेथ कितनी है 4x, और ओवरऑल यानी कि टोटल एरिया कितना दिया गया, तो 12,348 दिया गया। हल करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 1 5 7 49, 7 6 42, 7 चौक 28। अब 4 से भी काट के देख लेंगे तो 4 चौक 16, 4 1। तो यक्स स्क्वायर बराबर यक्स इंटू यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना है 441। तो स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 21। हमें क्या चाहिए, आयत की लंबाई चाहिए, तो आयत की लंबाई कितनी है 7x। तो अगर यक्स का वैल्यू 21 है तो 21 सत्ते कितनी हो जाएगी, 7x का वैल्यू 21 सत्ते कितना होगा 147 सेंटीमीटर, यानी कि आयत की लंबाई 147 सेंटीमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य होगी। तो बाई ऑप्शन में हम लोग सबसे बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या सभी ऑप्शनों में से हम लोग 988 हमें दिख रही है 3 अंकों की। तो यहाँ पर 13 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड होगा, अगर ये डिवाइड होता है तो यही आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो इससे छोटा वाला देखेंगे, फिर उससे छोटा वाला देखेंगे, फिर उससे छोटा वाला ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या देख लेते हैं, तो 13 छक 1391, 13 छक 78, यानी कि ये पूरी जो है क्या हो रही है 13 से कट रही है, जो कि ऑप्शन में सबसे बड़ी भी 3 अंकों की संख्या है। तो यही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या करना है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, इसे हल करना है। तो हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 32 इंटू 92, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 6 आपका कितना हो जाएगा 24, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाता है 29, बटा नीचे कितना हो जाएगा 5, प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6/5। एलसीएम तो आपका नीचे 5 है, दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 6 4 10, यानी कि 2950 होगा। तो आपका यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू कितना आ जाएगा, काटेंगे 5 से तो 5 25 25, 4 5 9 45, यानी कि 590 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2, प्लस आपका कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, नीचे साइन 45 का मान 1/√2, नीचे क्या हो जाएगा कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो नीचे 1/√2 माइनस 1/√2, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है। तो अगर नीचे 0 बच रहा है तो पूरी जो भी ऊपर में कुछ भी वैल्यू आए, पूरी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आपका अनंत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटें जो है 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले जो अनुपात कितना था 7:8:9 था। तो पहले में क्या किया गया 30% की वृद्धि की गई, दूसरे वाले में 40% की वृद्धि की गई है, और आपके तीसरे वाले में क्या किया गया 50% की वृद्धि की गई है। तो 7 का 30% कितना हो जाएगा 7 या 21, यानी कि 2.1। 8 का 40% कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, यानी कि 3.2।
9 का 50% कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 4.2। तो सभी को क्या कर देंगे, यहाँ पर उस संख्या में से बढ़ी हुई जितनी भी जो संख्या उसमें से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 9.1 अनुपात 8 और 3 11.2 अनुपात 9 और 4 13 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। सभी रेशियो में सभी जो यहाँ पर यूनिट में वैल्यू है सभी डेसिमल के बाद एक एक अंक है, तो क्या हो जाएगा, सभी जगह से डेसिमल हट जाएंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 91.112, सॉरी दशमलव नहीं, 91 रेशियो 112 रेशियो 135 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में जो है कितनी राशि आएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल जो है यूनिट में राशियों का योग कितना हो जाएगा, 9 5 14 यूनिट होगा, और रुपये में कितने के बराबर है, 742 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 14 25 70 14 3 42। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 53। तो हमें क्या चाहिए, 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5 3 15 5 25 25 1 26। ये आपकी पहली संख्या आ गई। और दूसरी संख्या कितनी है, 9 यूनिट है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 53 है तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 2 9 5 45 2 47। तो ये आपकी क्या आ गई, दोनों संख्याओं का वैल्यू आ गया। एक संख्या 265 है, दूसरी 477 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्या दिया गया, कॉट एक्स बराबर वैल्यू 3 दिया गया, और आपसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो है इसे सिंप्लीफाई करके और आपका यहाँ पर आंसर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते, 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर फिर 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी बन रहा है तो ये एक तरीके से क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि इस तरीके से 3 तो आपका कॉमन आ गया था। अंदर में आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स होगा, इस तरीके से बटा नीचे में। यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स बराबर आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर यक्स, बटा नीचे में आपका 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स आपका क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर यक्स हो जाता है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से पहले तो आपका 3/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स बटा साइन स्क्वायर यक्स आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर यक्स। कॉट यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर से भी आपका कितना आएगा, यहाँ पर से हम लोगों ने 3 कॉमन नहीं लिया, तो यहाँ पर से तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 1 3 आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 3 और कॉमन आ जाएगा। तो 3 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो है शुरुआत में ये ध्यान नहीं दिया था, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर अब ये आपके क्या हो गए, 3 3 कट गए, तो ये आपका 3 नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हमें चाहिए वैल्यू, कॉट यक्स, यानी कि कॉट स्क्वायर यक्स का वैल्यू चाहिए। तो कॉट यक्स का वैल्यू कितना दिया गया, 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 9/2 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी का अनुपात में वैल्यू चाहिए। तो क्या बोला गया, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 4/5, यानी कि ए जो है बी से 4 यूनिट अधिक है, यानी कि बी का वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो उससे 4 यूनिट अधिक ए का वैल्यू है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। फिर यहाँ पर बोला गया कि बी सी से 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, यानी कि सी का अगर वैल्यू बी सी से 20% कम है, यानी कि अगर यहाँ पर से सी का वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट कौन कौन है, बी है, यानी कि सी अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट कम 4 यूनिट कौन है, बी है। हमें क्या करना है, ये दोनों खाली स्थान भरना है। तो अगल बगल नहीं देखेंगे, यानी कि अगल बगल देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। तो बगल में कौन सी है, 5 है तो यहाँ पर 5, बगल में 4 है तो यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, सीधा सीधी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 25 25, ये आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार्य को उतना समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे जो है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले जो है इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें जो है क्या करना होगा, ए बी सी की कार्य क्षमता, यानी कि मेनली हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी, सॉरी बी की, क्योंकि बी का हमें समय चाहिए तो बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में, और सी जो है अकेले कितना दिनों में काम कर सकते थे, 60 दिन में। तो क्या करेंगे, 10 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता 6 और सी की कितनी है, 1 है। फिर यहाँ पर जो है पहले वाले लाइन में क्वेश्चन में बोला गया था कि ए जो है बी और सी ने जितना समय में काम करता है उतना ही समय में ए उतना काम कर लेता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 घंटा में ए 1 यूनिट काम करता है तो बी प्लस सी भी उतने 1 घंटा में 1 यूनिट काम कर लेता है। तो ये जो आपका क्या है, एक तरीके से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है। लेकिन यहाँ पर टोटल कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 6 और 1 7 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 और 1 2 यूनिट है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 7 के बराबर बनाना होगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग टोटल जो है 7 से अगर बराबर करना चाहते हैं तो अगर होल रेशियो को 3.5 से गुना कर दे तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आपकी कुल जो है यहाँ पर कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3.5, और बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 3.5 कार्य क्षमता होगी। तो ए की कार्य क्षमता पता चल गई, सी की कार्य क्षमता पता चल गई, टोटल कार्य क्षमता कितना है, 7 है। तो ए और सी की कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 4.5 है। तो अगर कुल कार्य क्षमता में से ए और सी की कुल कार्य क्षमता माइनस कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 7 - 4.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 दशमलव आपका, यहाँ पर से आपका 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 2 दशमलव, एक यहाँ पर आपका कितना होगा, 3 1 4, यानी कि 5 हो गया तो कितना होगा, 2.5 होगा। कितना होगा, यहाँ पर से सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, सॉरी बी की, ये जो है बी की कार्य क्षमता, बी की कितनी है, 2.5। तो ये कार्य क्षमता आ गया। समय निकालने का मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल करना कितना काम है बी को, तो 60 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, तो 2.5 की, यानी कि 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा यहाँ पर से। तो 5 से 60 कितने बार में चला जाएंगे, 12 बार में। तो 12 और 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 दिनों का समय लगेगा बी को अकेले काम खत्म करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है क्रमशः कितना है, 70 और 7 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणज बराबर होते हैं इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणज के बराबर होते हैं। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहली संख्या कितनी दी गई है, 35, दूसरी संख्या का वैल्यू चाहिए, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 70 है, एचसीएफ कितना है, 7 है। 35 से 70 2 बार में चला जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 7 दूनी 14, तो दूसरी संख्या का वैल्यू 14। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर ये जो आपका क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है निम्न पाई आरेख एक महीने में यक्ष द्वारा किया गया कुल व्यय दर्शाता है। पाई आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पर जो है यक्ष के द्वारा जो है अलग अलग चीज़ों पर कितने कितने प्रतिशत जो है खर्च किए गए हैं, उन पर वो खर्च को दर्शाया गया है इस ग्राफ में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि यक्ष अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता, यानी कि ये जो अदर एक्सपेंडिचर 25% है, या अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो ये आपका अदर एक्सपेंडिचर कितना है, 25%, यानी कि 25% है। फिर आगे और बोला गया कि और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते, यानी कि पहले जितना खर्च किया जाता है उसी तरीके से खर्च किया जा रहा अभी भी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्ष के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है शिक्षा पर व्यय किया जाता है। तो यहाँ पर से अगर ये जो है टोटल यानी कि अदर जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च किया ही नहीं जाता किसी अन्य पर,
तो बाकी जो है खर्च कितना हो जाता है यहाँ पर, तो ये एजुकेशन पर 37.5 है, एजुकेशन पे 37.5% और ये जो बाकी जो बचा इस तीनों पर जो है कितने खर्च किए जाते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12.5 12.5 12 दूनी 24 एक 25 25 और 12.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 37.5, यानी कि अन्य तीनों को मिलाकर 37.5% का खर्च किया जा रहा है। ये एजुकेशन पे भी 37.5% का खर्च किया जा रहा है। तो प्रतिशत में वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रतिशत में यहाँ पर एजुकेशन पे खर्च 37.5 है, ओवरऑल खर्च उससे 2 गुना है, यानी कि अगर यहाँ पर एजुकेशन पे 37.5 रुपये खर्च है और अन्य पर भी जो है, जो बाकी अन्य तीन पर खर्च किए जा रहे हैं वहाँ पर भी 37.5 खर्च है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी कि एजुकेशन पर 1 यूनिट खर्च किया जा रहा है, ओवरऑल कितने पे 2 यूनिट पे। परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, 2 से 100 काटेंगे 50 बार में चला जाएगा, यानी कि एजुकेशन जो अब ओवरऑल खर्च का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो ग्राफ आपका क्या है, यहाँ पर सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि यक्स बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो यक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फूड में भी 20% की कमी कर दी गई, यानी कि जितना खर्च किया जा रहा था जितने रुपये उस पर 20% कमी की गई। एजुकेशन में भी 20% का, हेल्थ में भी, क्लॉथ यानी कि कपड़े में भी, और अदर एक्सपेंसेस में भी यानी कि अन्य खर्चों पर भी। तो अगर सभी में 20% की कटौती की गई है तो ओवरऑल जब आप यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा पर व्यय कितना किया जाता है, तो आपका पहले जितना प्रतिशत था अब भी उतना प्रतिशत ही खर्च आएगा, क्योंकि जितना एजुकेशन में अगर 20% की कमी की जा रही है तो सभी में तो कमी की जा रही है, यानी कि ओवरऑल भी 20% की कमी होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग परसेंट में निकालेंगे कि एजुकेशन में चेंज कितना आया, तो चेंज कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0% चेंज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है, ग्राफ यहाँ पर सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा पर व्यय होने वाला व्यय पर होने वाला किसके व्यय के बराबर है। तो शिक्षा पर कितना व्यय होता है 37.5%। तो अन्न का यहाँ पर क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो फूड का यहाँ पर बाई ऑप्शन हम लोग सभी चेक करेंगे। तो फूड पर कितना होता है, फूड पर यहाँ पर 12.5% और अन्य व्यय कितना है 25%। तो 25 और 12.5 आपका कितना हो जाता है, तो 25 और 12.5 आपका 37.5% होता है, जो कि यहाँ पर आपके एजुकेशन के कुल खर्च के बराबर है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो ये भी आपका क्या है, वो सेम ग्राफ है आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत किसके व्यय के बराबर है। तो यहाँ पर जो है कुल व्यय अधिकतम प्रतिशत किसके व्यय के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किसका योग जो है प्रतिशत में सबसे अधिक है, वही आपका आंसर होगा। तो कपड़ा और भोजन, कपड़े और भोजन का जो है यहाँ पर टोटल कितने हैं, कपड़े पर 12.5% है, भोजन पर भी 12.5 है। तो 12.5 आपके कितने हो जाएंगे, तो 25% होंगे। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके क्या है, भोजन और अन्य व्यय है। तो भोजन 12.5% है और अन्य व्यय आपके कितने यहाँ पर है, आपके 25% है। तो 25 और 12.5 आपके कितने हो जाएंगे, 37.5%। फिर आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके कितने, स्वास्थ्य और कपड़े यानी कि हेल्थ और आपके क्लॉथ है। तो 12.5 यहाँ पर भी आपके कितने हो जाएंगे, 25% होंगे। फिर ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपके कितने, भोजन और स्वास्थ्य है। तो भोजन आपके कितने, 12.5% और यहाँ पर स्वास्थ्य भी आपके कितने, 12.5% है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ भी 25% होगा। तो सबसे अधिक हमें जो यहाँ पर खर्च कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन में सबसे अधिक खर्च देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।